डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। फॉर्मल मेथड्स के इंट्रोडक्शन पे हमारी बात चल रही थी। नॉर्मली फॉर्मल मेथड्स जो हैं ये हमारे पास तीन तरह के प्रोजेक्ट्स में यूज़ होते हैं, जिनमें हमारे पास नॉवल प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं, डिफ़िकल्ट प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं और क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं। तो बारी बारी हम देख लेते हैं कि ये प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं, इस तरह की एप्लीकेशंस क्या होती हैं। नॉवल प्रोजेक्ट, तो जैसा कि नाम से जाहिर है कि ये वो प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनमें कि कोई नई प्रोडक्ट बनाई जा रही होती है। इस तरह की पहले कोई प्रोडक्ट एग्जिस्ट नहीं कर रही होती। जब कोई नई चीज बना रही होती है या उससे सिमिलर कोई प्रोडक्ट एग्जिस्ट नहीं कर रही होती, तो उसमें एक ड्रॉबैक क्या होता है कि आपके पास उस तरह की प्रोडक्ट को बनाने का जो कि प्रायर एक्सपीरियंस नहीं होता, तो इस तरह की प्रोडक्ट बनाने में फिर आपके पास बहुत ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो फिर ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए हम फॉर्मल मेथड्स को यूज करते हैं। वो किस तरह कि अब होता क्या है कि जब इस तरह की प्रोडक्ट बनाई जाती है, तो क्या होता है कि आपके पास मुख्तलिफ अल्टरनेट सॉल्यूशंस होते हैं और आपने उनमें से किसी एक बेस्ट सॉल्यूशन को सिलेक्ट करना होता है। अब हम ये तो नहीं कर सकते कि वो जितने भी अल्टरनेट सॉल्यूशंस हैं हमारे पास उनको बारी बारी इम्प्लीमेंट करें और उसके बाद चेक करें कि इनमें से कौन सा बेस्ट सॉल्यूशन है, क्योंकि डेफिनेटली उसके अंदर कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, वो अफोर्ड नहीं किया जा सकता। तो अब एक तो ये है कि आपके पास कोई प्रायर एक्सपीरियंस नहीं है और दूसरा आपके पास मल्टीपल अल्टरनेट ऑप्शंस हैं जिनमें से आपने एक सोल्यूशन सेलेक्ट करना है। तो अब यहाँ पे हम ये कर सकते हैं कि कोई हमारे पास ऐसी चीज होनी चाहिए या कोई ऐसा टूल होना चाहिए जिससे कि हम उन सॉल्यूशंस को इम्प्लीमेंट किए बगैर उनका इन डेप्थ एनालिसिस कर सकें। तो ये वो स्टेज है जहाँ पे फॉर्मल मेथड्स आपके काम आते हैं। जैसे हमने पहले कहा था कि फॉर्मल मेथड्स में क्या होता है कि हमारे पास चीज़ों को फॉर्मली डेवलप किया जाता है। आपके पास फॉर्मल स्पेसिफिकेशंस होती हैं, मैथमेटिकल स्पेसिफिकेशंस होती हैं। तो जब आपके पास मैथमेटिकल स्पेसिफिकेशंस होंगी, तो डेफिनेटली आप उनको मैथमेटिकली एनालाइज भी कर सकेंगे, उनको मैथमेटिकली प्रूव कर सकेंगे। तो आप क्या कर सकते हैं कि उसमें से जो बेस्ट सोल्यूशन है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर हमारे पास आ जाते हैं डिफिकल्ट प्रोजेक्ट्स। जैसा कि इनके नाम से जाहिर है कि ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जो कि कम्प्लेक्स हैं, जिनके अंदर कम्प्लेक्स आप कह लें कि कंप्यूटेशन इन्वॉल्व है, जिनकी लॉजिक बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स है, कुछ डीप कंप्यूटेशन है। तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स के अंदर भी हमारे पास फॉर्मल मेथड्स जो हैं वो यूज़ होते हैं। अब सिंपल प्रोजेक्ट्स तो है नहीं, कोई सिंपल आप कह लें कि लॉजिक इन्वॉल्व हो, इनके अंदर कम्प्लेक्स लॉजिक इन्वॉल्व होती है। तो जब कम्प्लेक्स लॉजिक इन्वॉल्व होती है, फॉर एग्जाम्पल उसके अंदर मल्टीपल एग्जीक्यूशन पाथ्स हैं, ठीक है, तो यहाँ पे फिर आपको फॉर्मल मेथड्स की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि आपने फिर उन तमाम चीजों को मैथमेटिकली एनालाइज करना होता है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स। अब क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स वो होते हैं जिनके अंदर आपके पास बहुत कुछ जो है वो स्टेक पे लगा होता है। मतलब अगर ये प्रोजेक्ट फेल हो जाए तो आपका बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है। अब वो लॉस जो है वो इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस भी हो सकता है, वो लॉस इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी भी हो सकता है, और वो लॉस इन टर्म्स ऑफ आप कह लें कि ह्यूमन लाइफ उसके अंदर इन्वॉल्व हो सकती है। जैसे हमारे पास अगर एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम है, अब अगर ये सिस्टम नाकाम होता है तो बहुत ज्यादा लोगों की लाइफ जो है वो रिस्क पे होंगी। इसी तरह आप कह लें कि अगर आपके पास किसी न्यूक्लियर रिएक्टर का कोई कंट्रोल सिस्टम है, तो डेफिनेटली वो भी एक आप कह लें कि क्रिटिकल प्रोजेक्ट है। उसके फेलियर की सूरत में या उसके अंदर अगर कोई एरर आता है तो रेडिएशन फैलने का खतरा हो सकता है। तो इस तरह के जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं हमारे पास, वहां पे कोशिश ये की जाती है कि फॉर्मल मेथड्स को यूज किया जाए ताकि एरर का चांस और फेलियर का चांस कम से कम हो। यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताता चलूं कि जो फॉर्मल मेथड्स होते हैं, नॉर्मली हमारे पास जो सिंपल प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके अंदर हमें उसकी जरूरत नहीं पड़ती। सिंपल प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं? जैसे आपकी रूटीन का कोई काम है, एक कंपनी है वो कोई ईआरपी सिस्टम बनाती है और उसका एक बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है इसमें, तो वो इसको स्किप कर सकती है, क्योंकि उनको उनके पास पहले उसका एक्सपीरियंस होता है, उनको मालूम होता है कि इसके अंदर क्या क्या रिस्क हैं, या उनके पास एनालिसिस का प्रायर एक्सपीरियंस भी होता है। तो जो रूटीन की जॉब्स होती हैं या जो इजी जॉब्स होती हैं या जो सिंपल जॉब्स होती हैं, वहां पे आप फॉर्मल मेथड्स को स्किप कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि फॉर्मल मेथड्स को हम यूज कैसे कर सकते हैं। तो इसका जो सबसे पहला यूज है फॉर्मल मेथड्स का, वो किस में है? मॉडलिंग में। यानी फॉर्मल मेथड्स के थ्रू हम मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स को मॉडल कर सकते हैं, उनका बिहेवियर मॉडल कर सकते हैं। अब मॉडलिंग क्या होती है और मॉडल किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? अब अगर मैं आपको इसकी सिंपलेस्ट एग्जांपल दूं तो वो ये है कि अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, जब भी आप किसी आप कह लें कि किसी कमर्शियल प्लाजा में जाते हैं या किसी बड़ी बिल्डिंग में जाते हैं, तो उनकी जो मेन एंट्रेंस है
और उस सामने जो मेन हॉल आता है वहां पे उन्होंने एक बड़ा सा ग्लास बॉक्स रखा होता है, जिसके अंदर के उस प्लाजा का या उस बिल्डिंग का एक, आप कह लें कि एक स्मॉल स्केल स्ट्रक्चर पड़ा होता है, उसका एक आप कह लें कि वो मॉडल पड़ा होता है। अब वो जो मॉडल है उसको देख के आप उस प्लाजा की मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज आप कह लें कि आप फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको देख के पता चल जाता है कि इसके अंदर पार्किंग कहाँ पे है, या इसके अंदर एलिवेटर्स कहाँ पे हैं, या इसके अंदर स्टेयर्स कहाँ पे हैं। तो यही मकसद है मॉडलिंग का। होता क्या हमारे पास कि जब भी कोई एक, आप कह लें कि एक कम्प्लेक्स प्रोडक्ट बनानी हो या एक हाई लेवल की प्रोडक्ट बनानी हो जिसके अंदर बहुत ज़्यादा फाइनेंस इन्वॉल्व हो, तो प्रोडक्ट को बनाने से पहले उसकी एक प्रोटोटाइप बनाई जाती है, या उसकी आप कह लें एक स्मॉल स्केल वर्जन बनाया जाता है। और मकसद क्या होता है हमारा, कि हम उस स्मॉल स्केल वर्जन को या उस प्रोटोटाइप को देकर एक्चुअल जो प्रोडक्ट है उसकी प्रॉपर्टीज या उसके बिहेवियर को आइडेंटिफाई कर सकें। फिर मॉडल्स की एक खास बात ये होती है कि ये एक टिपिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए जाते हैं। मसलन अगर आपके पास कोई एक जेट है, ठीक है, तो उसका कोई कंट्रोल सिस्टम है। अब किसी जेट का जो कंट्रोल सिस्टम होता है वो तो मल्टीपल काम कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल वो उस जेट के अंदर एयर प्रेशर को भी कंट्रोल कर रहा होगा, वो उस जेट की कम्युनिकेशन को भी कंट्रोल कर रहा होगा, वो उस जेट के जो बाहर उस वक्त आप कह लें कि एनवायरनमेंट है उसको भी देख रहा होगा। तो अब होता है कि हमारे पास कि जब भी हम इस चीज का मॉडल बनाएंगे तो हम एक खास पॉइंट ऑफ व्यू से बनाएंगे। फॉर एग्जांपल हम एक मॉडल बना सकते हैं जो टिपिकली उसके कम्युनिकेशन सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा हो, ताकि हम उसके कम्युनिकेशन सिस्टम को स्टडी कर सकें। इस तरह आप एक अलग से एक और मॉडल बना सकते हैं जो उसके सिर्फ प्रेशर सिस्टम को कंट्रोल कर रहा हो, ताकि हमें पता चले कि इसका ओवरऑल प्रेशर सिस्टम जो है वो कैसे काम करेगा, या उसके अंदर अगर कोई रिस्क हैं या कोई एरर्स हैं या कोई बग्स हैं तो वो आइडेंटिफाई हो जाएं। तो मॉडल जो होता है वो एक खास एक टिपिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जाता है, जिसमें कि जो डिजायर्ड डिटेल्स होती हैं वो रखी जाती हैं और जो इररेलेवेंट डिटेल्स होती हैं वो स्किप कर दी जाती हैं। और फॉर्मल मेथड्स को यूज करते हुए आप इन मॉडल्स को मैथमेटिकली आप कह लें कि स्पेसिफाई कर सकते हैं, बना सकते हैं। और ये जो फॉर्मल मॉडल्स बनेंगे ये हमारे पास फिर क्या हो जाती हैं, ये हमारी फॉर्मल स्पेसिफिकेशंस बन जाती हैं। अब ये हमारे पास एक मॉडल की एग्जांपल है। ये मॉडल हमें बता रहा है कि जो हमारे पास एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी पास्कल, आजकल तो शायद वो इतनी ज्यादा ना यूज हो रही हो। पास्कल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जो न्यूमेरिक वैल्यूज हैं, जो नंबर्स हैं, उनको कैसे स्टोर किया जाता है, या वो उनको आप कह लें कि पास्कल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जो नंबर्स हैं उनका प्रॉपर फॉर्मेट क्या होता है। हम थोड़ी सी इसकी डिटेल देखते हैं। ये हमारे पास कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर की फॉर्म में आप कह लें कि स्पेसिफिकेशन दी गई है, या ये उसका मॉडल CFG कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर की फॉर्म में बनाया गया है। तो इसमें ये तमाम हमारे पास रूल्स हैं, ठीक है। पहले मैं आपको बता दूं कि पास्कल के अंदर नंबर्स जो हैं उनको किस तरीके से स्टोर किया जाता है, या नंबर जो वैलिड वैल्यूज हैं उनके फॉर्मेट्स क्या होते हैं। मसलन जो हमारे पास होल नंबर्स होते हैं जैसे 5 है, या 275 है, या 396 है, तो ये होल नंबर्स जो होते हैं इनको इस तरीके से लिखा जाता है। फिर हमारे पास रियल नंबर्स आ जाते हैं जैसे 3.5 है, तो उसके लिए अब 3.5 को अगर आपने लिखना है तो आप 3 लिखेंगे, फिर उसके बाद एक पॉइंट का सिंबल आएगा और फिर 5 लिखा जाएगा। अच्छा, अब पॉइंट से पहले भी n नंबर ऑफ आप डिजिट्स रख सकते हैं, और पॉइंट के बाद भी n नंबर ऑफ डिजिट्स आप रख सकते हैं, वो वैलिड हैं। फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि 273.3965485 अप टू n, ठीक है। और इसी तरह इससे पीछे भी अप टू n आप इसको स्टोर कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारे पास एक फॉर्मेट और होता है जिसको हम एक्सपोनेंट फॉर्मेट कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम ये कर सकते हैं कि 1.5e3, इसका क्या मतलब होगा, 1.5 इंटू 10⁻³ अगर मैं कहूं कि 6e-3, तो इसका क्या मतलब होगा, 6 इंटू 10⁻³ ठीक है जी। तो ये भी हमारे पास वैलिड फॉर्मेट्स हैं, आप इनको एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिख सकते हैं। फिर हमारे पास कुछ इनवैलिड फॉर्मेट्स होते हैं, जैसे अगर आपने 0.5 लिखना है तो आप उसको 0.5 नहीं लिखेंगे, उसके पीछे एक जीरो आपको लाजमी लगाना पड़ेगा। मतलब पास्कल लैंग्वेज के अंदर पॉइंट से कोई डिजिट या कोई आपकी वैल्यू स्टार्ट नहीं हो सकती। इस तरह आपने अगर 5.0 लिखना है तो 5 पॉइंट के बाद आप एक डिजिट आपको लाजमी लिखना पड़ेगा, आपको 5.0 उसको लिखना पड़ेगा, सिंपल आप 5 पॉइंट नहीं लिख सकते, ठीक है।
तो अब हम देखते हैं कि ये जितनी हमने फॉर्मेट्स बताए हैं कि ये वैलिड हैं या इनवैलिड हैं, ये हमारे पास CFG जो है ये उसको आप कह लें कि फॉलो करती है या नहीं करती, या ये मॉडल जो है क्या वैलिड वैल्यूज को एक्सेप्ट करता है या नहीं करता है, या इनवैलिड वैल्यूज को रिजेक्ट करता है या नहीं करता। तो इसमें पहला जो हमारे पास प्रोडक्शन रूल है वो क्या है, अनसाइंड नंबर इज इक्वल टू अनसाइंड इंटीजर और अनसाइंड रियल। ये जो वर्टिकल बार आपको नजर आ रही है ये किसको रिप्रेजेंट करती है, और को। इसका मतलब है कि पास्कल लैंग्वेज के अंदर जो भी आपके पास एक अनसाइंड नंबर होगा, या तो वो कोई इंटीजर वैल्यू होगी या फिर वो कोई एक आप कह लें कि रियल नंबर होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अनसाइंड इंटीजर क्या चीज है। तो ये प्रोडक्शन रूल हमें अनसाइंड इंटीजर के मुतालिक बताएगा। इससे हमें क्या पता चलता है कि जो अनसाइंड इंटीजर है वो मिनिमम एक डिजिट के ऊपर कंप्राइज कर रहा होता है, उसके अंदर मिनिमम एक डिजिट लाजमी होना चाहिए। और ये जो ब्रेसेस हैं ये किस चीज को शो कर रही हैं, ये जीरो और मैनी ऑकरेंस को, यानी मिनिमम जीरो और मैक्सिमम एज मैनी। देखिए हमने पहले इधर इसमें बता दिया है कि इस डिजिट के थ्रू के मिनिमम एक डिजिट लाजमी होगा। अब एक के बाद या तो कोई डिजिट नहीं होगा या एज मैनी हो सकती हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक इंटीजर वैल्यू है 5, तो वो इस डिजिट के थ्रू एक्सेप्ट हो जाएगी। अब फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हमारे पास था 576, अब ये 5 जो है ये तो इस डिजिट के थ्रू एक्सेप्ट हो गया। अब 7 और 6 ये कैसे एक्सेप्ट होंगे, तो ये जो हमारे पास डिजिट है इसकी 2 ऑकरेंस हो जाएंगी, यानी ये क्या बन जाएगा, डिजिट, ठीक है, फिर डिजिट और थर्ड डिजिट। पहला डिजिट जो ये वाला था इसने 5 को एक्सेप्ट कर लिया। जब इस चीज को हमने 2 टाइम्स एग्जीक्यूट किया या इसकी 2 ऑकरेंस की, तो 7 भी एक्सेप्ट हो गया और 6 भी एक्सेप्ट हो गया। इस तरह अगर आपका नंबर जितने डिजिट्स पर कंप्राइज कर रहा होगा, आप उतनी बार यहाँ पे बता देंगे, मतलब उससे एक बार कम, डेफिनेटली पहले जो डिजिट होगा वो तो इस डिजिट के थ्रू एक्सेप्ट हो जाएगा। लेट मी अरेज ऑल दिस। फिर हम देखते हैं कि हमारे पास जो रियल नंबर्स हैं वो कैसे एक्सेप्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रियल वैल्यू थी 5.6, तो प्रोडक्शन रूल हमारा क्या कहता है, जो हमारे पास अनसाइंड रियल होगा उसमें क्या होगा, पहले एक इंटीजर वैल्यू आएगी, और इंटीजर के मुतालिक हम पहले ही बात कर चुके हैं कि वो मिनिमम 1 और मैक्सिमम एज मैनी एन डिजिट पर कंप्राइज कर सकता है। मतलब वो उसके अंदर मिनिमम 1 डिजिट होगा और मैक्सिमम एज मैनी जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है वो तमाम के तमाम हो सकते हैं। तो रियल वैल्यू के अंदर सबसे पहले हमारे पास एक अनसाइंड इंटीजर होगा, फिर एक पॉइंट का सिंबल होगा, और उसके बाद फिर एक डिजिट होगा, और और फिर पॉइंट के बाद पहला जो डिजिट है उसके बाद एन नंबर ऑफ डिजिट्स हो सकते हैं हमारे पास। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 5.6 है तो ये कैसे एक्सेप्ट होगा, 5 जो है ये हम ऑलरेडी शो कर चुके हैं कि ये इस प्रोडक्शन के थ्रू हमारे पास एक इंटीजर है, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। ये पॉइंट जो है ये इस पॉइंट को एक्सेप्ट कर लेगा, इस पॉइंट को, और ये जो डिजिट है ये इस 6 को एक्सेप्ट कर लेगा, और इसको हम स्किप कर देंगे। क्यों स्किप करेंगे, क्योंकि हमने बताया है कि ये जो ब्रेसेस के अंदर है इसका मतलब होता है या जीरो ऑकरेंस या एन ऑकरेंसेस। ठीक है, तो जीरो का मतलब अब कोई, चूंकि 6 के आगे और कोई डिजिट नहीं है तो इसकी हम जीरो ऑकरेंस कर देंगे, और ये 6 जो है ये इस पहले वाले डिजिट जो मैंडेटरी है उसके थ्रू एक्सेप्ट हो जाएगा, यानी 5.6 जो हमारे पास वैल्यू है वो एक्सेप्ट हो गई है। अगर 5.6 के बाद और भी डिजिट्स होते, 5.6 7 9 5 होते, तो फिर हम क्या करते, तो 6 जो है ये तो हमने कहा कि ये इस डिजिट के थ्रू एक्सेप्ट हो गया, और 7 9 5 जो है इसकी फिर हम ऑकरेंस 3 कर देते, और तो पहली ऑकरेंस में 7 एक्सेप्ट हो जाता, और दूसरी ऑकरेंस में 9 एक्सेप्ट हो जाता, और तीसरी ऑकरेंस में 5 एक्सेप्ट हो जाता। लेट मी अरेज इट। अच्छा, फिर हमने कहा था कि हमारे पास एक्सपोनेंट की फॉर्म में भी नंबर हो सकते हैं, जैसे 1.5 ई 3। इसका क्या मतलब था, 1.5 इंटू 10 रेज टू पावर 3। अब हम देखते हैं कि ये वैल्यू फिर हमारे पास कैसे एक्सेप्ट होती है। तो सबसे पहले हमारे पास 1 है, वो हमारे पास आप कह लें कि ये इस इंटीजर के थ्रू एक्सेप्ट हो गया, इस इंटीजर के थ्रू 1 आ गया। आगे ये पॉइंट का सिंबल है, तो वो ये पॉइंट का सिंबल आ गया। फिर 5 है, तो वो हमारे पास इस मैंडेटरी डिजिट की वजह से एक्सेप्ट हो गया। उसके बाद आगे तो कुछ भी नहीं है, तो इस ये जो हमारे पास ब्रेसेस के अंदर डिजिट लिखा हो इसकी ऑकरेंस हम जीरो कर देंगे। फिर हमारे पास ई का सिंबल है, वो हमने ई का सिंबल ले लिया। नेक्स्ट हमारे पास है स्केल फैक्टर। अब स्केल फैक्टर क्या चीज है, उसकी प्रोडक्शन हमारे पास ये नीचे दी गई है। ये
स्केल फैक्टर में क्या होता है, हमारे पास अनसाइंड इंटीजर आता है या उसके साथ साइन होगा और फिर अनसाइंड इंटीजर होगा। तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक 3 है, तो वो ये इसके थ्रू एक्सेप्ट हो जाएगा अनसाइंड इंटीजर के थ्रू। मतलब क्या कि इस स्केल फैक्टर को हम इस अनसाइंड इंटीजर के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये हमारे पास 3 एक्सेप्ट हो गया। तो ये जो नंबर था 1.5 एक्सपोनेंट 3, ये भी हमारे पास एक वैलिड, आप कह लें कि वैलिड फॉर्मेट है। अब हम देखते हैं कि क्या 0.5 एक्सेप्ट होता है या नहीं होता है। अकॉर्डिंग टू आर स्पेसिफिकेशन हमने कहा था कि पास्कल के अंदर 0.5 नाम की कोई चीज नहीं है। तो चूंकि अपेरेंटली ये एक रियल नंबर है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो इसकी जो प्रोडक्शन है उसमें पहले हमारे पास एक अनसाइंड इंटीजर आता है जो कि मैंडेटरी है, कोई इसकी ब्रेस नहीं लगी हुई जिससे हम कह सके कि कोई जीरो ऑकरेंस हो सकती है। मतलब एक अनसाइंड इंटीजर लाजमी होना है, और उसमें भी हमने अनसाइंड इंटीजर में कहा था कि उसके अंदर मिनिमम एक डिजिट लाजमी हो सकता है। तो कोई प्रोडक्शन ऐसी नहीं है जो जिसके अंदर पॉइंट से पहले एक इंटीजर ना हो। ठीक है, यहाँ पे आपके पास कोई ना कोई इंटीजर वैल्यू लाजमी होनी चाहिए। तो अब मैक्सिमम हम यही कर सकते हैं कि 0.5 को अगर हमने लिखना हो तो हम उसको 0.5 लिखते हैं। तो जीरो जो है वो इस के थ्रू एक्सेप्ट हो जाएगा, फिर पॉइंट आ जाएगा और ये 5 और इसकी ऑकरेंस 0 हो जाएगी। ठीक है, इस तरह अगर हम कहें कि 5 पॉइंट को हम एक्सेप्ट करवा लें तो हम देखते हैं वो एक्सेप्ट होता है या नहीं होता। तो 5 जो है वो हमारे पास ये इंटीजर आ गया, पॉइंट जो है ये वाला, ठीक है, वो इस पॉइंट के थ्रू एक्सेप्ट हो गया। और उसके बाद देखिए हमारे पास एक मैंडेटरी डिजिट है, जबकि यहाँ पे कोई मैंडेटरी डिजिट हमारे पास अभी तक नहीं है। तो इसका मतलब है कि 5 पॉइंट भी नहीं एक्सेप्ट होगा। अगर आपने 5 पॉइंट को एक्सेप्ट करवाना है तो आपको 5.0 लाजमी लिखना पड़ेगा। तो ये हमारे पास एक मॉडल की एग्जांपल है जो कि किसी भी, आप कह लें कि प्रोडक्ट जो है उसके बिहेवियर को शो कर रही है। तो यहाँ से अगेन आपको अंदाजा हो जाएगा कि फॉर्मलिज्म हमारे पास कितनी जरूरी है। अब अगर आप थोड़ा सा इमेजिन करें या थोड़ा सा कंक्लूड करने की कोशिश करें कि अगर यही चीजें जो हैं ये आपको नेचुरल लैंग्वेज में या इनफॉर्मल तरीके से लिखनी पड़े, तो उसके अंदर कितनी गलतियां हो सकती हैं या उसके अंदर कितनी एम्बिगुइटीज आ सकती हैं। नेक्स्ट है कि फॉर्मल मेथड्स को फिर हम किसी भी प्रोडक्ट के डिजाइन के अंदर यूज कर सकते हैं। यानी किसी भी प्रोडक्ट, चाहे वो कोई सॉफ्टवेयर है या हार्डवेयर है या कोई भी प्रोडक्ट है, उसके डिजाइन को आप फॉर्मल मेथड्स के थ्रू मॉडल कर सकते हैं। अब डिजाइन होता है क्या हमारे पास, डिजाइन आपको बताता है कि आपके सिस्टम जो है उसका स्ट्रक्चर क्या है, और स्ट्रक्चर मींस कि आपके सिस्टम के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं और वो किस तरीके से एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। सो बेसिकली फॉर्मल मेथड जो है उनको यूज करके ये तमाम चीजें बताई जा सकती हैं। सिस्टम का स्ट्रक्चर बताया जा सकता है, सिस्टम का बिहेवियर बताया जा सकता है। तो फॉर्मल मेथड जो है ये आपके पास डिजाइन स्टेज के अंदर भी यूज होते हैं। फिर वेरिफिकेशन है। फॉर्मल मेथड्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल जो है वो वेरिफिकेशन में आ जाता है। इससे पहले इस चीज के ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं कि एक तरीका हमारे पास किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी चीज को वेरीफाई करने का है, टेस्टिंग। टेस्टिंग के हमने ड्रॉबैक्स भी देखे कि टेस्टिंग उस वक्त तक नहीं परफॉर्म हो सकती जब तक कि वो प्रोडक्ट जो है वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट ना हो जाए। और फिर ये कि जो टेस्टिंग होती है वो 100% आपको गारंटी नहीं देती। मतलब वो एरर्स तो आप कह लें अनकवर करती है, लेकिन ये आपको गारंटी नहीं देती कि ये प्रोडक्ट जो है ये फ्री ऑफ एरर्स हो गई है। तो फिर क्या होता है कि आप फॉर्मल मेथड्स के थ्रू अपनी प्रोडक्ट की वेरिफिकेशन परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर्मल वेरिफिकेशन में एक अहम चीज जो हमारे पास होती है वो है प्रूफ। अब प्रूफ क्या होता है, ये हमारे पास एक ट्रुथ स्टेटमेंट होती है। ट्रुथ स्टेटमेंट कि ये जो आपके पास प्रोडक्ट है ये, या जो एक मॉड्यूल है ये अपना इंटेंडेड बिहेवियर परफॉर्म कर रहा है। नॉर्मली हमारे पास एक जो प्रूफ होता है उसकी अथेंटिसिटी आप कह लें या उसकी वैल्यू कह लें, वो टेस्टिंग से ज्यादा होती है। मतलब जब आप ये कहेंगे कि ये जो प्रोडक्ट है ये जो चीज है इसको आपने मैथमेटिकली प्रूव की है, तो वो उसके ऊपर लोग ज्यादा यकीन करेंगे कि ये प्रोडक्ट जो है ये करेक्ट है, एज कम्पेयर टू समथिंग जब आप ये कहें कि इस प्रोडक्ट को मैंने टेस्ट किया है। ठीक है, तो मैथमेटिकली जब चीजों को प्रूव किया जाए तो उनकी अथेंटिसिटी जो है वो बढ़ जाती है। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हैं इनकी आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू।